कि भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, फेडरल होगा। लेकिन बाद में 1992 में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बाद में ऐड किए थे। लोकल गवर्नमेंट भी दो पार्ट में है, एक शहर के लिए, एक गांव के लिए। गांव के लिए जो है जिसे हम लोग पंचायत कहते हैं, और जो शहर के लिए यानी अर्बन के लिए है उसे हम लोग म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। आर्मी के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, आर्मी क्योंकि ये देश की रक्षा कर रही है, तो देश के लेवल का बात है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी डिफेंस को लेके। लेकिन ये पुलिस है, राज्य अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। तो देखते होंगे आप लोग, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसे करके है ना, यानी स्टेट इनका देखरेख करती है, सैलरी खर्चा सब स्टेट, नियुक्ति भी स्टेट करती है, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट। जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा था, इसमें हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अगला पार्ट है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देख लिए, तो अब हम लोग को ये पढ़ना है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा इंडिया फेडरल कंट्री है भी कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या क्या प्रोविजन है, जैसे हमारा देश जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो अलग अलग हो गया था देश, उस समय राज्यों की जनसंख्या भी बहुत कम ही थी। तो उस समय जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जब निर्माण शुरू किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया था, तो उसमें पहले आर्टिकल में ही हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया था कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये प्रोविजन आर्टिकल नंबर 1, जैसे हमारा संविधान शुरू होता है ना, तो प्रीएम्बल के बाद जो हमारा पहला आर्टिकल ही है उसी में लिखा हुआ है कि भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, फेडरल होगा। यानी हमारा पहला ही में डिक्लेयर हो गया है, पहला ही आर्टिकल में, कि हम लोग फेडरलिज्म है ना। तो यहां से साबित हो गया ना कि इंडिया फेडरल कंट्री है, संविधान में ऐसा क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो शुरू में ओरिजिनली 2 टियर, देखिए जब हमारा संविधान बना था तो 2 टियर गवर्नमेंट ही था, दैट इज 2 टियर मतलब 2 लेवल, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, और यही दोनों को पावर दिया गया था। लेकिन बाद में 1992 में, अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें ऑलरेडी क्लियर होगा कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बाद में ऐड किए थे, ठीक है। पहले से था लेकिन पावर नहीं था उतना, तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने बाद में ऐड किया था, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड टियर मतलब लोकल गवर्नमेंट, है ना, कि स्थानीय सरकार होगी। देखिए इसमें क्या है, ग्रामीण लेवल पे हम लोगों ने पंचायत को ऐड किया, और अर्बन यानी शहरी लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज। देखिए लोकल गवर्नमेंट का हम यहाँ नाम दे रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट भी 2 पार्ट में है, एक शहर के लिए, एक गांव के लिए। तो गांव के लिए जो है जिसे हम लोग पंचायत कहते हैं, और जो शहर के लिए यानी अर्बन के लिए है उसे हम लोग म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। और ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने बाद में ऐड किया, पहले से हमारा 2 ही टियर गवर्नमेंट था ओरिजिनली, ठीक है। अगला, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 3 अब देखिए ये पहला जो हमारा टॉपिक है कि फेडरल कंट्री हमारा भारत कैसे बनता है, तो यहां से साबित होना शुरू होगा कि देखिए पावर का डिवीजन यहाँ पे कैसे किया गया है, कैसे अधिकार अलग अलग दिया गया है। तो देखिए उसके लिए 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी लेजिस्लेटिव पावर में 3 डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 3 तरीके से पावर का बंटवारा किया है, 3 लिस्ट बना करके, है ना, कि संविधान में 3 लिस्ट बनाया गया है, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम लोग मुख्य रूप से उन 3 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, इनका पावर अलग अलग कैसे है ये साबित हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला लिस्ट का नाम ही है यूनियन लिस्ट, ऐसा नाम से ही लग रहा है। यूनियन लिस्ट क्या है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक लिस्ट है, मान लीजिए ये एक लिस्ट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट बनाया, इस लिस्ट का नाम दे दिया यूनियन लिस्ट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए, बहुत सारे टॉपिक्स जिसे हम लोग सब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, 3, 4, ऐसे करके टोटल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय इसमें 97 सब्जेक्ट, हालांकि ये फ्लक्चुएट होते रहेगा, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर है। जब हमारा संविधान बना था तो इतने नंबर्स एडेड थे। यानी यूनियन लिस्ट क्या है, ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें टोटल 97 सब्जेक्ट है, और जिसमें जो सब्जेक्ट्स है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है। अब डिफेंस, रक्षा को लेके कानून कौन बनाएगा, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, राज्य सरकार तो बनाना नहीं चाहिए। अब बताइए, अब बिहार सरकार, झारखंड सरकार थोड़ा तय करेगा कि हमारा देश दूसरे देशों से संबंध कैसा होना चाहिए, उसका आर्मी को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये देश का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, है ना, बैंकिंग तो समझते ही है, फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशी संबंध, कि दूसरों देशों से हमारा कैसा रिश्ता रहेगा, इन सब चीजों पे दूसरों देश से हम लोग क्या समझौता करेंगे क्या नहीं, ये हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ये कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, ठीक है।
और इन सब टॉपिक्स पे, जैसे ये सब्जेक्ट, टोटल कितने सब्जेक्ट है 97, जिसमें हमने 3 यहाँ पे लिखा दिया, और भी बहुत सारे हैं, है ना। क्लास 10 के लेवल में हम लोग को इतना जानना है, ये सब एग्जांपल्स है जिससे पता चल जाए कि ओ ये सब टॉपिक जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस के ये सब टॉपिक्स है। ऐसा ऐसा कितना है, तो 97 सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के, ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। यानी यूनियन लिस्ट के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा लिस्ट है जिस पर नेशनल इंपॉर्टेंस, सॉरी जिसमें 97 सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेंस, और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट कवर हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हम लोगों ने देखा था कि टोटल 97 सब्जेक्ट था, है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस का था। इसमें देखिए दूसरा 3 लिस्ट में, दूसरा लिस्ट स्टेट लिस्ट, जिसमें टोटल 66 सब्जेक्ट है जो लोकल इंपॉर्टेंस के हो गए, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं होता है। हर राज्य अपने तरीके से उस कानून को बना करके पालन करवा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में ये रहा, पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है। देखिएगा आर्मी के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, आर्मी क्योंकि ये देश की रक्षा कर रही है, तो देश के लेवल का बात है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी डिफेंस को लेके। लेकिन ये पुलिस है, राज्य अपनी सुरक्षा के लिए रखा है, तो देखते होंगे आप लोग बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसे करके है ना, यानी स्टेट इनका देखरेख करती है, सैलरी खर्चा सब स्टेट, नियुक्ति भी स्टेट करती है। ठीक है ना, तो ये सब टॉपिक जो है, ट्रेड है, व्यापार है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन लेके जितना भी कानून है ये सब लोकल इंपॉर्टेंस के, इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ठीक है, यानी स्टेट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें टोटल 66 सब्जेक्ट है जो लोकल इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे एग्जांपल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दैट। ठीक है, अब तीसरा देखिएगा, देखिए पहला हो गया सेंट्रल, जिसपे ऐसा लिस्ट है वो, सॉरी यूनियन लिस्ट जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एग्जांपल्स में ये सब लिख दीजिएगा, है ना, जैसे ये सब एग्जांपल्स है। देखिए तीसरा लिस्ट देखिए एकदम कॉमन है, कंकरेंट लिस्ट। अब ये किसी और गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, है ना, ये जो है इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट ऐड किया गया। और ये कॉमन इंटरेस्ट क्या है, कॉमन इंटरेस्ट मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का भी मान सकते हैं, है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी हो सकता है। कॉमन इंटरेस्ट जिस पर दोनों कानून बना सकता है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। ठीक है ना, जो कॉमन इंटरेस्ट का है, जैसे देखिए एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, ये सब देखिए एजुकेशन देखते हैं स्टेट बोर्ड भी होता है, सेंट्रल बोर्ड भी होता है, ऐसे करके है ना। मैरिज को लेके कानून अगर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है अपने राज्य के कल्चर को ध्यान में रख के, और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना देती है जिस पर पूरा देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट ध्यान रखिएगा, ये ऐसा लिस्ट है जिसमें 47 सब्जेक्ट है जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। एग्जांपल्स में ये लिख करके इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो इसमें दोनों को है, यूनियन को भी है, स्टेट को भी है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। यूनियन को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी दिक्कत ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में संघर्ष हो सकता है। भाई एक ही टॉपिक रखेंगे, मतलब मान लीजिए जो शुरू में एग्जांपल हमने दिया था फेडरलिज्म के डिफिनेशन के समय, कि पिताजी ने जो है वो एक बड़ा भाई को एक 20 रुपए वाला बिस्किट दिया, छोटा भाई को 10 रुपए वाला बिस्किट दिया, और बीच में जो है एक अमूल कूल कोल्ड ड्रिंक रख दिया, है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कहा कि देख भाई जिसको प्यास लगे वो पी लेना। तो ठीक है, जिसको प्यास लगेगा तब, बड़ा भाई को प्यास लगेगा तब वो थोड़ा सा पिएगा, ये छोटे को लगा तो वो पिएगा। मैटर ये है दोनों को प्यास लग गया तो तब तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, दोनों छीनेगा, है ना। तो उस स्थिति में जो पिताजी है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर एक ही टॉपिक पे, मान लीजिए एजुकेशन के लिए ही कानून बनाना है, एक ही टॉपिक को दोनों ने एक साथ उठा लिया, सेंट्रल ने भी स्टेट ने भी, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बीच में सेंट्रल आता है, सॉरी बीच में सुप्रीम कोर्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कहता है कि जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसी को लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी हम शॉर्ट में अब कह सकते हैं कि अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यूनियन वर्सेज स्टेट अगर हो गया एक के टॉपिक पे, तो किसका कानून का ज्यादा वैल्यू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्यों, क्योंकि वो पूरे देश के बारे में सोच रहा होता है और राज्य सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोच रहा होता है। तो ये है कंकरेंट लिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट के मैटर में किसका कानून लागू होगा, सेंट्रल का, है ना। कॉन्फ्लिक्ट के मैटर में अगर जहां दोनों में लड़ाई हुआ, सेंट्रल का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 लिस्ट तो हो गया हमारा क्लियर, है ना। लेकिन देखिए
कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है, टोटल सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा उसमें 97 सब्जेक्ट है, इसमें 66 है, इसमें 47 है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले ऐड नहीं किया। अब हमारा संविधान बना, देखिए 1950 में बना, उस समय के बाद से बहुत सारा टॉपिक्स, बहुत सारा चीजें मार्केट में आई है ना, चीजें हम लोगों ने देखा। तो जैसे एग्जांपल्स में है ना कि सब्जेक्ट्स केम आफ्टर, देखिए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स किसको कहा गया, ये कैसा सब्जेक्ट है, कोई लिस्ट नहीं है, अलग से एगो सब्जेक्ट रखा गया। तो सब्जेक्ट्स केम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मेड, संविधान बनने के बाद जो सब्जेक्ट्स आया है उसको किस में रखा जाता है, तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में रखा जाता है, यानी इन तीनों लिस्ट में ऐड नहीं करते हैं। अगर बाद में कोई नया टॉपिक जो इन तीनों से रिलेटेड नहीं हो, इसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहा गया है ना, जो संविधान बनने के बाद आया है। जैसे में एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट, ये सब ऐसा टॉपिक्स है जो पहले नहीं था, ये बाद में आया है। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे हुए है, स्टेट को पावर नहीं दिया गया। अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है तो उस पे कानून बनाने का अधिकार ऑटोमेटिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट रहा तो होप कि ये तीनों लिस्ट और प्लस में रेसिड्यूरी सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।